हाँ बच्चों, कैसे हो सभी। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अकाउंटिंग और कौन सी, ओसीआई और एफवीटीपीएल, एफवीओसीआई, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। किसके ऊपर? डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर। तो वो भी आज हमें वापस से करनी है, प्लस कब कौन सी लगानी है ये सीखना है। ठीक है, तो कब कौन सी लगानी है इसके लिए इंडिया 109 क्या कहते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का मतलब क्या है कि आपको इंस्ट्रूमेंट को चेक करना है और उसके अंदर क्या आना चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो में। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की रिकवरी होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की रिकवरी हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? SPPI, सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एस्टिमेट के क्या है कि वापस जो पैसा आएगा वो क्या है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही आएगा या नहीं। इफ यस तब अलग अकाउंटिंग होगी, और इफ नो इधर SPPI क्या है, अगर पास हो गया तो अलग अकाउंटिंग है, नो है तो ऑलवेज FVTPL। फॉर एग्जाम्पल एक फाइनेंशियल एसेट है इक्विटी शेयर्स, हालांकि उसका तो मैंने आपको सीधा ही बोल दिया कि FVTPL और OCI लगाने हैं, उसकी अलग अकाउंटिंग वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं और वही रूल लेंगे। बट मैं बात कर रहा हूँ क्या इक्विटी शेयर से SPPI पास होता है क्या? अगर आप किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदो तो क्या वापस क्या आएगा आपके पास? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आएगा या कुछ भी आ सकता है। प्रिंसिपल मतलब जो आपने रुपए लगाए, आपने 1 लाख रुपए लगाए तो क्या वापस आपके पास 1 लाख रुपए आएंगे? गारंटी नहीं है, 1 लाख का ज्यादा भी हो सकता है, कम भी, या 1 लाख प्लस इंटरेस्ट ही आएगा क्या? नहीं। लेकिन डिबेंचर खरीदा तो SPPI पास है, FD खरीदी तो SPPI पास है। तो डिबेंचर्स पर, फिक्स डिपॉजिट्स पर SPPI क्या हो जाता है? पास। आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदे तो क्या प्रिंसिपल की रिकवरी होगी? 1 लाख का बॉन्ड है, अब गोल्ड के रेट ऊपर नीचे हो गए तो गोल्ड बॉन्ड्स में इंटरेस्ट आ जाता है, लेकिन प्रिंसिपल क्या है? गारंटीड थोड़ी आएगा, गोल्ड के रेट के ऊपर आपकी रिटर्न आएगी। तो SPPI पास नहीं है, तो फिर क्या है? इधर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या चेक करना है? इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक। क्या वो इंस्ट्रूमेंट आपको वापस क्या दिलाएगा? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही दिलाएगा। इफ यस तो आगे बढ़ना है, नहीं दिलाएगा तो FVTPL। पक्का? तो सबसे पहले क्या चेक करना है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट का मतलब अगर SPPI, सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही आएगा तब अलग बात है, और नहीं तो फिर FVTPL। नो। अब यस है तो फिर आगे क्या चेक करना है आपको? दूसरा टेस्ट लगाना है BMT। BMT मतलब बिजनेस मॉडल टेस्ट। बिजनेस मॉडल टेस्ट का मतलब क्या है? अब आपका इंटेंशन क्या है? इसमें हमने आपका इंटेंशन चेक नहीं किया, इसमें तो हमने क्या चेक किया? इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक किया, इंस्ट्रूमेंट में क्या आएगा। अब आपका इंटेंशन क्या है, मतलब क्या है कि आप उसकी क्या रिकवरी करने वाले हैं? आप भी SPPI ही कलेक्ट करेंगे, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ही कलेक्ट करेंगे। आप भी क्या करेंगे? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करेंगे। दूसरा क्या है? आप करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कुछ समय तक और उसके बाद में सेल कर देंगे। और तीसरा क्या हो सकता है आपका मॉडल? एग्जांपल लूंगा तभी समझ में आएगा कि हमें तो करना ही सेल है, जिसको हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं। अब आपने डिबेंचर खरीदा है, आपका इंटरेस्ट क्या है? आपने डिबेंचर खरीदा है, आपका इंटरेस्ट क्या है? नहीं, आपका इंटरेस्ट मतलब आपने क्यों खरीदा है? उस इंटरेस्ट ब्याज के सेंस में नहीं कह रहा, आपने क्यों खरीदा है। तरीका, एक पर्पज क्या हो सकता है कि हम इस डिबेंचर को बेचेंगे नहीं, हम तो इसको लास्ट तक क्या करेंगे? रखेंगे। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो इसके हैं भाई, 10 साल बाद रिडीम होगा तो 10 साल तक हम क्या इंटरेस्ट लेते रहेंगे और 10वें साल के बाद प्रिंसिपल ले लेंगे। जो भी इसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है वही हम लेंगे, हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है इसको बेचने का। तब क्या बोलेंगे कि बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने का। मेरे पास ये क्या है? एक डिबेंचर है, इसको मैं बेचूंगा ही नहीं, ये 10 साल बाद रिडीम होगा। 10 साल तक जैसे FDR होती है आपकी, आपका इंटेंशन नहीं है बेचने का, मतलब इसको आगे क्या करने का, तुड़वाने का या किसी और को असाइन करने का, या डिबेंचर है तो आपका बेचने का इंटरेस्ट नहीं है। तब इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो क्या है? पास है। इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। बिजनेस मॉडल आपका क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो तो ऑलरेडी पास है, बिजनेस मॉडल क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने का। अच्छा,
मैं इसको बेच दूंगा थोड़े से टाइम में। कुछ शेयर बाजार में क्या है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होगी, जिससे इसका प्राइस ऊपर नीचे होगा और तुरंत मैं इसको क्या कर दूंगा, सेल। डिवेंचर का प्राइस कैसे ऊपर होता है या नीचे होता है? इंटरेस्ट रेट से हिट होता है। डिवेंचर का प्राइस किससे हिट होता है? इंटरेस्ट रेट से। फॉर एग्जांपल ये डिवेंचर 12% का है और मार्केट रेट भी अभी 12 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाद में नोटबंदी आई या कुछ आई, जिस वजह से क्या बैंकों के पास पैसे ज़्यादा हो गए तो मार्केट की रेट क्या होगी, कम। तो बैंकों ने 8% कर दी और मेरा इतना चेंज नहीं होता, समझाने के लिए बोलो। तो मेरा डिवेंचर 12% है। अब मैं आयुष को बोलता हूँ कि आयुष बेटा ये डिवेंचर खरीद लो, तो आयुष से ज़्यादा रुपये लूँ या कम रुपये लूँ? ज़्यादा। क्यों ज़्यादा लूँ? क्योंकि आयुष को बोलता हूँ बाजार में अब कोई भी डिवेंचर खरीद तेरे को तो 8% मिलेगा ब्याज, और मेरा डिवेंचर तुझे कितना दिलाएगा, 12%। तो मैं ज़्यादा रुपये मांगूंगा। तो डिवेंचर के रेट ऊपर नीचे होने के आसार है, इस वजह से मैं इसमें ट्रेड करना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए इसका लास्ट तक का इंटरेस्ट, मुझे नहीं चाहिए इसको क्या रखने का, तो मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। तो फिर ये कौन सा मॉडल है मेरा? बिजनेस मॉडल क्या है? सेल का। तो बिजनेस मॉडल क्या है बेटा? तू जो दिलाएगा वो मैं रखूंगा, लास्ट तक रखूंगा, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, तू मेरा है, ठीक है। तो वो क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करना। मैं कह रहा हूँ कि मैं तेरे में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुझे बेच दूंगा, तब क्या है? सेल करना। और तीसरा बीच वाला मॉडल क्या है कि कुछ समय तक रखेंगे और बाद में सेल करेंगे। कुछ समय तक कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करेंगे और बाद में क्या करेंगे? सेल। कुछ समय तक कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो करेंगे मतलब जैसे मैं ये कोचिंग चला रहा हूँ, मुझे इसमें 5 साल बाद कैपेक्स करने हैं। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। मुझे क्या करना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। 5 साल बाद मुझे क्या खरीदनी है? बिल्डिंग खरीदनी है। और बिल्डिंग खरीदनी तो मेरे को आज ही है, लेकिन रुपए ही नहीं है अभी, तो मैं कैसे खरीदूं? तो मेरे को लगता है कि 5 साल की कमाइयाँ होगी तो क्या होगा, उतनी थोड़ी थोड़ी सेविंग होके क्या खरीद पाऊंगा? बिल्डिंग खरीद पाऊंगा 5 साल तक की कमाई के बाद। तो 5 साल तक की कमाई के बाद अगर मैं बिल्डिंग खरीद पाऊंगा, तो मुझे क्या लगता है कि अब जो इस बार की कमाई बच गई उससे क्या करूं मैं? भाई एक तो तरीका इकट्ठा करता हूँ, मान लो 1 करोड़ की बिल्डिंग है और 20 लाख रुपए मेरी सालाना क्या हो, कमाई हो, एनुअल अर्निंग हो, मतलब बच जाएगा खर्चे काट के। तो 20 लाख को क्या करूं मैं? सेव तो कर लिया, अब घर में कैश रख लूं या कहीं इन्वेस्ट करूं? इक्विटी में क्यों नहीं जा रहा? डर लगता है कि कहीं 20 लाख ही ना टूट जाए, बिल्डिंग खरीदनी है, ठीक है। तो मैंने 20 लाख का क्या खरीद लिया? डिवेंचर खरीद लिया। मैंने 20 लाख का क्या खरीद लिया? डिवेंचर। अब इस डिवेंचर की मेच्योरिटी कब है? 5 साल बाद। इस डिवेंचर की मेच्योरिटी कब है? 5 साल बाद। तो क्या होगा? इस डिवेंचर की मेच्योरिटी 5 साल बाद है, तब तो बात ही खत्म, तब तो मैं इसको एंड तक ही रखूंगा, तब तो मैं इसको कहाँ तक ही रखूंगा? एंड तक ही रखूंगा। लेकिन अगर इसकी डिवेंचर की मेच्योरिटी 10 साल बाद है तो मुझे तो 5 साल बाद बेचना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टारगेट है 5 साल बाद बिल्डिंग खरीदूंगा। और सेकंड ईयर में जो खरीदूंगा उसको 4 साल बाद बेचना पड़ेगा, सेकंड ईयर की सेविंग 30। तो ऐसा भी नहीं है कि हाथों हाथ ट्रेड करना है, और ऐसा भी नहीं है कि लास्ट तक रखना है। लास्ट तक रखना है तो क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करना है। और ट्रेड करना है मतलब तीसरा वाला मॉडल हो गया कि सेल करना है। ये बीच वाला मॉडल क्या है कि कुछ समय रखेंगे और बाद में बेच देंगे। कुछ समय क्यों रखेंगे? क्योंकि तब तक हमारे को क्या है, जरूरत नहीं है रुपए की, और बाद में अचानक से बेचेंगे क्योंकि हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अप्रोच कर रहा है। पक्का? तो ये 3 तरह के मॉडल है। अब 3 तरह के मॉडल है तो इन तीनों की अकाउंटिंग भी क्या है, अलग अलग है। इन तीनों की अकाउंटिंग भी क्या है, अलग अलग। पहली वाली अकाउंटिंग क्या लगानी है हमें? जो पहले वाला मॉडल है उस पर क्या लगाना है? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। दूसरे वाला है उस पर क्या लगाना है? ओसीआई। और तीसरे वाला है उस पर क्या लगाना है? बोलो। एफवीटीपीएल। पहले पर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, दूसरे पर एफवीओसीआई, तीसरे पर एफवीटीपीएल। तो बच्चों एक बार वापस रिप्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या चेक करोगे? बिजनेस मॉडल या सीसीएफटी? सीसीएफटी बोलूंगा मैं इसको बार बार। सीसीएफटी मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। इसमें क्या चेक करना है? इंस्ट्रूमेंट क्या दिलाएगा? इसमें क्या चेक करना है? इंस्ट्रूमेंट। मेरा इंटेंशन क्या है वो बात की बात है। इंस्ट्रूमेंट ही अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एसपीपीआई पास करेगा, अगर एसपीपीआई पास करेगा, एसपीपीआई पास करना मतलब उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही आएगा, जो एफडी में पूरा हो जाता है, जो किस में पूरा हो जाता है, स्टाफ लोन में, जो किस में पूरा हो जाता है, बोलो, डिबेंचर्स में। तो तब तो मैं आगे बढ़ूंगा। और अगर एसपीपीआई ही पास नहीं हो रहा तो कौन सी अकाउंटिंग है? एफवीटीपीएल। ठीक। अब इधर आओ। अगर पास हो जाता है, अब आपको एंटिटी का इंटेंशन चेक करना है। एंटिटी का बिजनेस मॉडल क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ही कलेक्ट करने हैं। कलेक्ट क्या करने हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। तब वो क्या लगाएगा? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। और कलेक्ट करने हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो भी, प्लस क्या है? सेल कर दूंगा। लास्ट तक कलेक्ट भी नहीं करने, थोड़े समय रखने हैं और फिर क्या कर दूंगा? सेल। तब क्या होगा?
FVOCI। तो यहाँ पर अमोर्टाइज अच्छा लिख ही दिया गया, और इसमें क्या है FVOCI, और जब सिर्फ सेल ही करना है तब क्या है FVTPL। अब इन अकाउंटिंग को मैंने आपको समझाया था थोड़ा सा, एक और एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ कि ऐसा ऐसा क्यों अकाउंटिंग ये चुनी गई। देखो अमोर्टाइज कॉस्ट में हमने क्या किया था, हमने फेयर वैल्यू को क्या कर दिया था, ये क्वेश्चन किया था ना हमने, ये वाला क्वेश्चन, कि मैंने एक डिबेंचर मार्केट से कितने में उठाया था, 12,000 रुपये में मार्केट से परचेज किया था 12,000 में, और इसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 1,000 रुपये। फेस वैल्यू क्यों दी थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट दी थी 10%, तो इंटरेस्ट रेट किस पर आएगी, फेस वैल्यू पर, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी लगी थी 1%। तो मेरे 12,000 प्लस कितने लग गए, 12 रुपये। मेरे 12,000 प्लस 12,000 गलत बोल दिया पहले, 1200 प्लस कितने रुपए लगे, 12। तो मेरे इतने रुपए लग गए। अब मेरे को इसको रखना है लास्ट तक। अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब ही क्या है, मुझे पहले बताओ, CCFT तो पास ही है, एग्जाम्पल डिवेंचर का लिया तो CCFT तो पास ही है। अब मुझे इसको लास्ट तक रखना है, तो मैं इसकी फेयर वैल्यू क्यों चेक करूँ, मैं अपना खून क्यों बालूं। देखो ये मेरे हाथ में कड़ा पहना हुआ है, ठीक है, ये आया है मेरी वाइफ के साथ, मतलब तो इसको अब मुझे बेचना ही नहीं है, तो मैं गोल्ड के रेट देख देख के क्यों राजी है बेकार हो, जब मुझे बेचना ही नहीं है। तो ये तो कड़ा तो फाइनेंशियल एसेट है नहीं, मैं लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि भले ही आप खुश हो जाओ, आपका घर है जिसमें आप रहते हो, आप उसकी फेयर वैल्यू निकालते रहो, देखते रहो, लेकिन आपको कभी बेचना ही नहीं है। तो जब मुझे इस डिवेंचर को बेचना ही नहीं है, तो अगर साल बाद इसकी फेयर वैल्यू क्या हो जाए, 1200 हो जाए तो मैं खुशी ना मनाऊं, 1100 हो जाए तो मुझे दुख नहीं है, मुझे मेरे कितने आने हैं, बस मेरे को तो क्या देखना है, मुझे मेरे 100 रुपये आएंगे, 100 रुपये आएंगे, लास्ट में 100 प्लस 1100 आएंगे। तो वाई शुड आई गो फॉर फेयर वैल्यू। तो इफ योर पर्पज इज नॉट टू सेल द एसेट, यू हैव टू कीप द, मतलब यू विल कीप द एसेट टिल इट्स मेच्योरिटी। तो वाई शुड यू चेक इट्स फेयर वैल्यू, आप चेक कर लो भले, वाई शुड यू अकाउंट फॉर इट्स फेयर वैल्यू, और डिस्क्लोज जरूर करेंगे हम, बाद में हम बात करेंगे, लेकिन क्या हमें उसकी फेयर वैल्यू को क्या है अकाउंट फॉर नहीं करना, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ फेयर वैल्यू। मुझे तो लास्ट में ये, मैं कह रहा हूँ तुझे नहीं बेचूंगा, वो कह रहा है मैं बिक जाऊँ तो इतने में बिक जाऊंगा, ये हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, सस्ता हो गया। मैं कह रहा हूँ जब मुझे तुझे बेचना ही नहीं है, तो मैं क्यों तेरा फेयर वैल्यू देखूँ। तो मैं तो ये देखता हूँ कि क्या आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा और 1100 आएगा, और ये लग जा कितना रहे, 100 और 1100 प्लस ये 100, और जा कितना रहे अभी 1200, तो इसका और 12 रुपये ट्रांजेक्शन कॉस्ट का। तो ये किस रेट का पड़ गया, उस रेट से बना लेता हूँ। तो ये रेट पड़ गई थी हमारी कितनी, 5.34 हमने निकाली थी ना EIR। ऐसे हम इसको IRR बोलते हैं, अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, EIR, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो उससे अकाउंट फॉर करता हूँ। और पहले हम क्या करते थे, हम मानते थे हमारा डिवेंचर हमें 10% रिटर्न दिला रहा है, 10% के हिसाब से काहे की 10% है, हमें लगी कितना रहे 5.34, हमें लगी कितना रहे 5.34। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, SBI का लोन देने का तरीका और बाकी बैंकों के लोन देने के तरीके में क्या फ़र्क है। SBI बोलता है 1 लाख एट द रेट ऑफ 8% पर लोन दूंगा। दूसरा बैंक क्या बोलता है, SBI, सभी SBI से लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट बैंक है। दूसरा बैंक क्या बोलता है, 1 लाख एट द रेट ऑफ 7.9%। अब आप तुरंत किसके पास चले जाओगे, दूसरे के पास, लेकिन आगे जाकर देखोगे तो इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट है 1,000 रुपये, और ये आपसे प्रोसेसिंग कॉस्ट के नाम पे कितने मांग लेगा, 20,000 या कुछ भी ज़्यादा मांग लेगा। तो अल्टीमेटली आपको ये वाला क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपने 20% का लगभग तो यहाँ ही दे दिया, इसने 1% ही मांगा। तो वो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इस तरह से होगा कि ये वाला लोन आपको क्या पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। तो आप जो लग रहा है उसको भी तो ध्यान में रखोगे ना। SBI, ये वाला बैंक कम रिटर्न कमा रहा है, एसेट तो इसके लिए है ना जिसने लोन दिया है, SBI के लिए एसेट, तो इसने लोन दिया है, इसने लोन दिया है किसी न किसी डेटर को, तो ये कह रहा है कि 1 लाख का 8% वापस आएगा, 8,000। तो समझ रहे हो। और तो इसकी रिटर्न और इसकी रिटर्न ऐसे नहीं देखी जा सकती, सिर्फ इंटरेस्ट रेट, क्या देखना पड़ेगा, जो बाकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट और सब मिला करके, इस पर आएंगे हम, बाकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट और मिला करके। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट मिला करके देखूंगा ना कि 1200 लग रहे हैं, लेकिन क्या है 1200 में खरीदा है, लेकिन 12 रुपये एक और भी तो लग गए फालतू में खरीदने के। तो मैं तो सीधा देखता हूँ कि इफेक्टिव रिटर्न क्या आ रही है, इसलिए इसमें क्या बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और वही दिखाऊं मैं अपने शेयर होल्डर को 5.34, ना मुझे बेचना ना बात। ये तो हो गया इसका। अब आओ FVPL। FVPL में क्या होता है,
मुझे इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, तो मुझे ब्याज में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्यों नहीं है, मुझे बेचना है। ये तो मैंने रख लिया साल के एंड तक, इसलिए बाई चांस फेयर वैल्यू आ गई, नहीं तो ये पहली बात तो बिक ही चुका होगा। मैंने तुम्हें समझाया था कि पहले तो टू कैश, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एफवीपीएल में कहाँ जाएगी, पी एंड एल में, इंटरेस्ट सीधा सीधा जो भी आ रहा है वो इनकम बुक हो जाएगा, 100 आ रहा है तो 100, 80 आ रहा है तो 80, इसमें कोई EIR निकालने की जरूरत है नहीं। और मैं क्यों फेयर वैल्यू पर लाता हूँ, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही किस में हूँ, फेयर वैल्यू, मुझे पता है कि तू बिक जाना है, और तो तेरे को बिकना कितने पर है, फेयर वैल्यू पे, तो इसलिए मैं किस पर लाता हूँ, फेयर वैल्यू पे। इसको मैंने 3 साल तक पूरा क्यों नहीं किया, 3 साल तक रहना ही नहीं है ना, ये तो पूरा करना ही बेवकूफ़ी। अगर मैं पूरा करके कराता तो अभी आपको पता नहीं लगता, आप बोले मतलब समझ रहे हो ना क्या हो आप। तो उसके 3 साल तक क्या होता, 3 साल तक रख के मैं कराता और फेयर वैल्यू पर लाता बार बार, तो आपको मतलब उस समय तो आपको पता नहीं था, लेकिन बेवकूफ़ी होती कि फिर तो अमोर्टाइज कॉस्ट जैसी अकाउंटिंग रखनी चाहिए, क्योंकि हम तो सारे कॉन्टेक्चुअल कैश फ्लो क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो 3 साल तक करनी, बाई चांस ये रेंट पे पड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू पर आ जाएगा। कुछ तो होंगे ना जो रखे ट्रेडिंग के लिए हुए हैं, लेकिन क्या 31 मार्च को पड़े रह गए, 28 मार्च को ही खरीदे थे, तो वो किस पर आ जाएंगे, फेयर वैल्यू पर। और जब तक नहीं बेचते हैं तब तक जो भी इंटरेस्ट आता है वो कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी पीएनएल में, इंटरेस्ट भी पीएनएल। अब इसमें बताओ किस में इंटरेस्ट है, फेयर वैल्यू में भी और इंटरेस्ट में भी। कुछ समय तक इंटरेस्ट कमाना है, कुछ समय तक क्या रखना है, कुछ समय बाद बेचना है, तो इसलिए फेयर वैल्यू पर भी लाएंगे और इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करेंगे। तो बिल्कुल लॉजिकल है सारी अकाउंटिंग की, इंटरेस्ट को भी रिकॉर्ड करो, क्योंकि मेरे को क्या है, कुछ समय तक रखना है, तो उस समय इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट है, और क्या है, फेयर वैल्यू। पक्का। तो डेट इंस्ट्रूमेंट की OCI अकाउंटिंग इस टाइप से, ठीक है, याद है ना। ये तो ये इंटरेस्ट को क्या करते रहो, इंटरेस्ट को भी बुक करो और ये आता रहेगा, और ये OCI, और ये वाला OCI वाला गेन कहाँ पर पड़ा रहेगा। एक वैसे ही है ना, मैं EIR कंप्यूट नहीं करूंगा, टाइम लग जाएगा, लेकिन मान लेके एज्यूम्ड EIR मान के कर लेंगे, ठीक है। एक डिवेंचर खरीदा है, मान लो 1000 रुपये वाला, वापस कितने पर खरीदा है, 1200 पे, और फेस वैल्यू कितनी है 1000, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है 2%, और इंटरेस्ट रेट कितनी है 100, 100 और 100, मतलब 10% हो गया ना, और लास्ट में पूरे 1000 ही देगा, पार पर ही क्या करेगा, रिडीम। तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में मान लो क्या आ गई, EIR आ गई हमारी 8%, मुझे नहीं पता क्या आएगी, 8% मैंने मान लिया, बस 10 से कम आएगी ये मैं कह सकता हूँ। क्यों, 10 तो कब आती, जब 100, 100, 100 और 1000 10% से डिस्काउंट होते तो क्या आता है 1000, तो ये इतना 10 से कम आएगी, ये आपको भी तुरंत समझ आना चाहिए, क्योंकि 1000 रुपये लगाओ और उसका इंटरेस्ट 100, 100, 100 आए, तब तो आपकी EIR क्या है 10%। लेकिन आपको 1000 की बजाय लगाने कितने पड़ रहे हैं भाई, मैं आपसे रुपये तो ले रहा हूँ 1200, और ब्याज कितने पे दे रहा हूँ 1000 पे, तो आपको रिटर्न क्या दे रहा हूँ, कम। भाई 1000 ही लूँ और 1000 पर ब्याज दूँ, तब तो रिटर्न क्या है 10% है। भाई आप मुझे 1000 रुपये दो, मैं तुम्हें वापस 1000 का इंटरेस्ट दूँ, तो आपकी रिटर्न क्या है 1000, लेकिन मैं आपसे रुपये लूँ 1200 और इंटरेस्ट किस पर दूँ 1000 पे, तो 10 से कम आएगा। और इस केस में तो 1200 प्लस 2% को भी कंसीडर करना पड़ता है, तो 10 से कम आएगी, इसलिए मैंने 8 बना लिया, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, टू कैश कितने का 1200 प्लस 24, फिर टू इंटरेस्ट 1224 एट द रेट ऑफ EIR, और इधर क्या आ जाएगा बाय कैश जो मुझे मिलेगा 100, फेयर वैल्यू कुछ भी हो मुझे कोई लेना देना, ठीक है। तो अमोर्टाइज कॉस्ट में अब अगर समराइज करूं तो अमोर्टाइज कॉस्ट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसका पार्ट हो जाएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे होगी, EIR का पार्ट हो जाएगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगी है तो EIR क्या आ जाती है कम, जितनी ये ज़्यादा होगी उतना क्या होगा EIR क्या आ जाएगी कम। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट खर्चा कैसे बुक हो जाती है, बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड इंटरेस्ट इनकम। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे खर्चा बुक हो जाती है, देखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे 100, 100 और 100 और 1000, और वापस मान लो मैंने 1000 पर ही खरीदा होता तो क्या आता, मैं देखता कि किस रेट पर इसकी PV बन जाएगी, तो रेट क्या आती, पक्का पक्का 10% ही आती, 1200 की बजाय 1000 पर ही खरीदा होता, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी होती कितनी 20 रुपये मान लो, तो ये 980 आती, तो फिर मैं क्या बोलता EIR निकालो, तो वो EIR क्या आती 10% से ज़्यादा या 10% से कम, डिस्काउंट PV मुझे क्या करनी है, मैं कहता कि मुझे वापस कितने आएंगे 100, 100, 100 और 1000 आएंगे, मतलब एक असेट है,
जिसको मैंने खरीदा है, जो वापस कितने दिलाएगी? 100 और 1000। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कर दी नालायक मैंने। ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी तो क्या होगा? पढ़ना, ये गलत कर दिया था नालायक मैंने, सॉरी। ये पास में बैठे हैं। 100 और कितना आ गया? 1000। तो कितना हो गया? 1000। किसी को नहीं पता कौन बैठा है। 1020 नाम थोड़ी। तो कितना हो गया? 1020। तो क्या होगा? ये क्या होगी? EIR कम हो जाएगी, क्योंकि अब मैं चाहूंगा कि पीवी इनकी क्या हो, 10% पे तो 1000 बनेगी। अब मुझे पीवी क्या बनानी है? ज़्यादा। तो वो वैल्यू पक्का क्या आएगी? कम आएगी। तो EIR कम आएगी तो इंटरेस्ट रेट क्या आएगी? कम आएगी। तो इंटरेस्ट की इनकम भी क्या आएगी? कम। इंटरेस्ट की इनकम बुक हो रही है ना। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो ये है, ये इट गेट्स एक्सपेंस्ड ऑफ बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड इंटरेस्ट इनकम। तो ये कैसे होती है? कम इंटरेस्ट इनकम की वजह से क्या हो जाती है? खर्चे में जल, मतलब अलग से नहीं जाती खर्चे में, लेकिन कम इनकम की वजह से। सेम किस में होगा? OCI अकाउंटिंग में। बस OCI अकाउंटिंग में चेंज क्या होगा? चलो पहले OCI अकाउंटिंग में क्या होगा? वही टू कैश 1200, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी 24 रुपये, जो भी है 24 रुपये। उसके बाद में टू इंटरेस्ट वो आएगा, इधर बाय कैश आ जाएगा। बस यहाँ पर किस पर लाएंगे हम इसको? फेयर वैल्यू पे। और फेयर वैल्यू पर जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कहाँ जाएगा? P&L में या OCI में? OCI में। और OCI में आने के बाद ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एक अलग कॉलम में पड़ा रहेगा, फेयर वैल्यू चेंज इन डेट इंस्ट्रूमेंट। और जिस दिन इस डेट इंस्ट्रूमेंट को बेचेंगे ना, उस दिन ये गेन यहाँ से कहाँ जाएगा? P&L में। और P&L में जाएगा तो वापस किस में पहुंच जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग। लेकिन ये वाला गेन P&L में जाएगा। मैंने कौन से गेन का मना किया था? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की OCI अकाउंटिंग लगा ले तो वो किस में नहीं जाता? P&L में। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की OCI अकाउंटिंग लगा ले तो वो वापस P&L में नहीं जाता। लेकिन डेट इंस्ट्रूमेंट, बार बार सुन लो, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की FV OCI लगाने पर उसको वापस P&L में नहीं डालना। लेकिन डेट इंस्ट्रूमेंट की OCI में जब वो बेचेंगे तो एक्यूमुलेटेड गेन विल बी ट्रांसफर टू P&L। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके बुक में है ही नहीं। जब भी डेट इंस्ट्रूमेंट को बेचेंगे तो जितना भी एक्यूमुलेटेड गेन होगा इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। और तीसरा क्या है? FVTPL। उसमें टू कैश कितने का आएगा? 1200। टू कैश ट्रांजेक्शन कॉस्ट यहाँ आएगी क्या? नहीं, वो सीधी पहले दिन ही कहाँ चली जाएगी? ट्रांजेक्शन कॉस्ट टू कैश, फिर P&L टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट। वो तो डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी? P&L। ठीक है। और जो भी आ रहा है इंटरेस्ट वो P&L में जाता रहेगा। और बेच देंगे तो प्रॉफिट भी कहाँ जाएगा? P&L। तो ये तो आने से रहा, सबसे ईजी रहेगा। तो ये जानबूझकर कौन सा देगा? अमोर्टाइज कॉस्ट या FV OCI। पक्का? तो ये क्लियर है बात। अब इक्विटी का FV OCI वाला गेन कभी भी P&L में नहीं जाता, क्योंकि इसमें ह्यूज प्रॉफिट या लॉस होते हैं। तुमने चुना था OCI भाई, जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस को हिट नहीं करना तभी तो आपने OCI चुना था। तो अब वापस ट्रांसफर भी नहीं। अचानक से P&L में हलचल मच जाएगी अगर ट्रांसफर करने दे दिया तो। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा क्या होता है? फेयर वैल्यू चेंज होता है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में बहुत बड़ा फेयर वैल्यू चेंज होता है, कम भी होता है और क्या होता है? ज़्यादा भी। अब बात करो डेट इंस्ट्रूमेंट की। डेट इंस्ट्रूमेंट कभी डिबेंचर 1000 रुपये का, मैं तो समझाने के लिए 1200 ले लेता हूँ, इतना चेंज नहीं होता, 20-20%, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। कंपनी कितनी भी कमाई कर ले, मैंने अगर डिबेंचर खरीदा हुआ है तो मेरे को तो 1000 ही मिलेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है प्रीमियम पर रिडीम कर दे। इसके ऊपर मेजर इम्पैक्ट किसका पड़ता है? इंटरेस्ट रेट का। और वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो वो फेयर वैल्यू अचानक से P&L में उथल पुथल नहीं करेगी। तो अल्टीमेटली फेयर वैल्यू चेंज अगर OCI लगाई हुई है तो कहाँ चले जाएगी? P&L एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट। ठीक है। तो ये तीनों की अकाउंटिंग थी फाइनेंशियल एसेट की। ठीक है। अब हम किसकी अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे? फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अब हम किसकी अकाउंटिंग स्टार्ट, भूल तो नहीं गए फाइनेंशियल एसेट क्या था, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या था? तो अब हम किसकी अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे? फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी पे 3 अकाउंटिंग नहीं है, 2 ही अकाउंटिंग है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और P&L, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। ठीक। FV OCI है ही नहीं, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर 2 ही अकाउंटिंग है। ये भी बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड केस में मेनली अकाउंटिंग इसके ऊपर क्या है? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की अकाउंटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन है बुक में और यही ज़्यादा आते हैं। ठीक है। अब पहले तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी की अकाउंटिंग में क्या ध्यान देना पड़ेगा मुझे कि कितना पार्ट इंस्ट्रूमेंट देगा ये, और कुछ पार्ट क्या होगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी और कुछ पार्ट क्या होगा इक्विटी। मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ही क्लियर होगा। ऐसे नहीं, होल्डिंग ने सब्सिडरी को लोन दे दिया
10,000 रुपये का लोन दिया, सारे एग्जाम्पल आपके पास नोट रहने चाहिए। लोन कितने का दिया? 10,000 का, और इंटरेस्ट फ्री है। कैसे है? इंटरेस्ट फ्री, 3 साल बाद सब्सिडी वापस पे करेगी, ठीक है। रेट कितना है? 10%। सर इंटरेस्ट फ्री है तो ये कौन सी रेट है? ये तो क्या है? मार्केट रेट है, अगर सब्सिडी कहीं और से उठाते तो 10%। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बैंक टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या था? नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी का क्या था? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। तो अभी 1000 आया। अच्छा, किसकी अकाउंटिंग चल रही है अभी? सब्सिडरी की। ये होल्डिंग की नहीं है, जिसने लोन लिया है, क्योंकि हम लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो लाइबिलिटी तो उस पार्टी के लिए है जिसको क्या है? जिसने लोन लिया है। तो बैंक कितने का आ गया? 1000। फाइनेंशियल लाइबिलिटी बताओ कैसे आएगी? फाइनेंशियल लाइबिलिटी कैसे आएगी बताओ? मैं तुम्हें कह रहा हूं कि आयुष जा बेटा 1000 रुपये का लोन ले ले, और जब तू 3 साल बाद दे देना ब्याज, मुझे नहीं चाहिए। आयुष कहता है कोई बात नहीं, मतलब आयुष मेरा दोस्त है। अगले दिन मैं इसको क्या करता हूँ? मैं तेरे पे एहसान किया, फिर इसको बार बार गिना देता हूँ। तो अब बताओ क्या एहसान किया मैंने इस पे? 1000 रुपये का। ये उस एहसान की वैल्यू निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? आयुष कहता है सर आप नहीं देते तो कोई और दे देता, और वो अगर मैं उसको बोलता कि मैं 3 साल बाद तुझे 1000 दूंगा, क्योंकि मैं आपको भी तो कितने दूंगा? 10,000 है क्या? तो तुम यार दारू पे से बैठे हो। इधर 1000 कर रहा हूँ बच्चों में, क्योंकि क्या एंट्री में मैंने 1000 कर दिया, ठीक है। तो आयुष मेरे को क्या बोलता है कि 1000 रुपये क्या है, मैं कब दे दूंगा? तुम्हें समझ तो आ रहा है ना? तो मैं 10,000 बोलूँ तो भी हाँ है, 1000 बोलूँ तो ये 300 रुपये का लोन था। इधर इधर 1000 ही आएगा, इधर 300। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ पे? तो ये 10,000 को क्या कर दिया बच्चों मैंने? 1000। आयुष कह रहा है कि सर आप की बजाय कोई और होता तो मुझे कितने रुपए देता? 751। 1000 इंटू 0.751। तो आप मेरे को ना बार बार ऐसे मत बोलो एहसान कर दिया, एहसान कर दिया। 751 रुपये। इतने रुपए आपने मुझे क्या दिए फ्री में? 249। आपने मुझे क्या दिया है? 249 रुपीज़ का ही फायदा किया है। आप 1000 रुपये मत गिनाया करो बार बार। तो आयुष कहता है कि कोई भी और इंसान हो जिसको जाकर मैं बोलूं, आयुष मतलब जिसने लोन लिया है, जैसे इस केस में सब्सिडरी, कि कोई भी और हो जिसको मैं क्या जाकर बोलूं, आई विल पे यू ₹1000 आफ्टर 3 years बट विल नॉट पे एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड। तब क्या होगा? वो मुझे क्या बोलेगा कि मैं आपको फिर 751 दे दूंगा। वो उसकी पीवी निकालेगा 1000 रुपये की। तो मैं आपको, वो मुझे क्या बोलता? 751। तो 751 का तो अभी भी सब्सिडरी का कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है ही ना। 1000 रुपये यहाँ देने हैं, इसकी फेयर वैल्यू क्या है फाइनेंशियल लाइबिलिटी की? 751। तो बाकी रुपए उसको क्या मिल गया? इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डिंग। होल्डिंग क्या बोलती थी? इन्वेस्टमेंट किया। सब्सिडी क्या बोलेगी? इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी? पहले दिन ही बैंक टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी और टू इक्विटी। ये क्या है? नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। 1000 मिले हैं, उसमें से 751 तो एक तरह से लौटाने हैं। लौटाने तो वापस 1000 है 3 साल बाद, लेकिन आज की उसकी वैल्यू देखूं तो आज एंट्री डाल रहा हूं तो 751 तो एक तरह से वापस लौटाने, और 249 क्या है? इक्विटी। तो ये तो सीधा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में चला जाएगा, और बाकी क्या रहेगा? फाइनेंशियल लाइबिलिटी। और फाइनेंशियल लाइबिलिटी का अकाउंट कैसे खत्म होगा? सबसे पहले इधर क्या आ जाएगा? बाय कैश। कितने का? 1000। फिर क्या आएगा? ओहो, बाय कैश साइड तो सही है, अमाउंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी के आगे 751। इंटरेस्ट कितना आएगा? 75। इसको नकली मुकली में बढ़ाएंगे आगे, चुकाया कुछ है नहीं तो कितना आ गया? 826 आ रहा है क्या? फिर क्या है? 826। सब्सिडरी क्या कह रही है कि मैंने एक तरह से कितने परसेंट पर खरा सच्चा लोन लिया है? 10% पे, और बाकी उसने फ्री में दिया है। 751 रुपये ही मिलते हैं, तो 751 10% पे लोन लिया, और बाकी क्या है फ्री में, तो वो मेरे लिए नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। अब इसमें क्या आएगा? इंटरेस्ट 82, और सीडी कितना आएगा? लगभग 909।
याद है क्या 0.826 0.90, ये उसकी पीवी तो आ रही है। अब ये पहले पैसा ये कितना दूर था, 3 साल दूर था तो 751 था। अब ये कितना दूर है, 2 साल। एक इंटरेस्ट लग गया ना, 1000 रुपये है, यहाँ पर 751 था, 1 साल बाद कितना होगा 826 909। ये मैं उससे लिख रहा हूँ, ये 909 की बजाय 8 आ रहा है क्या। पीडी कितना आ गया 908। एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट ही 83 लेना चाहिए था, 909। फिर इंटरेस्ट लग के कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा 91। तो 2 कैश कितना हुआ, इंटरेस्ट लग के वापस कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये पैसा लाइफ टाइम कहाँ पड़ा रहेगा, इक्विटी। अभी बच्चों इतना ही करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी की ये पहली अकाउंटिंग है, अलग अलग केस बनेंगे। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ पार्ट इक्विटी हो और कुछ पार्ट क्या हो, लाइबिलिटी। पक्का। तो इंटरेस्ट फ्री लोन की अकाउंटिंग लेने वाला इस तरह से करेगा, ठीक है। बाकी बातें कल करते हैं।